ये देखो पंचायत राज, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बहुत बार कोशिश किया गया है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को लाना चाहिए, बार बार आ रही थी, बार बार क्लब्स कर रही थी, कभी लोकसभा क्लब्स कर रही थी, मतलब ऐसे हो रहा था। कभी अगर लोकसभा में आ रही थी तो राज्यसभा में पास नहीं हुआ, कभी राज्यसभा लोकसभा में आई तो लोकसभा ही डिसॉल्व कर गई, ठीक है ना, ऐसे करके ये आ रही थी। बट 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। किस लिए पास हुआ? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। कब पास हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। उसके बाद ये इनफोर्स में कब आई? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास हुई, बट इनफोर्स में कब आई? 24 अप्रैल 1993, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करना, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है इंडिया में, बोला कि इंडिया में हिस्ट्री है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। बहुत बार कोशिश किया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ जाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब में क्या है मैं बता दे रही हूँ, पहले यहाँ पे समझो। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टोरी पूरा मैं अच्छे से समझा रही हूँ। देखो क्या हुआ, गांधी जी थे, वो भी बोलते हैं कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। हम लोग का आर्टिकल डीपीएस में भी बोला गया है ना, डीपीएस में भी तुम देखोगी कि लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। गांधी जी भी सपोर्ट करते थे कि विलेज पंचायत होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार कोशिश की गई कि आए, कभी लोकसभा में आए तो राज्यसभा उसको पास ना करे, कभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो तो लोकसभा ही डिसॉल्व कर जाए, इस तरह से चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, 1992 में 1992 में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, यानी पास कर लिया गया। कहाँ पर पास किया गया? पार्लियामेंट में, ठीक है। जब पास हुआ तो इससे क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कब पास हुआ? 1992 में। याद रखना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कब पास हुआ? 1992 में, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू पास हुआ है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस कब पास हुआ है तुम्हारा? 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट, कौन था? अमेंडमेंट था तुम्हारा सॉरी, अमेंडमेंट कौन था? अमेंडमेंट था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये वाला याद करना है, ठीक है। एक सेकंड रुको तो मैं सुषमा को एक बार मैसेज कर देती, एक सेकंड। मे भी कॉलेज में हो। समझ में आ गया कि क्या हुआ कि 1992 में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला,
अमेंडमेंट क्या था 73 है ना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, पंचायत राज को लीगल स्टेटस मिल गया, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को पास किया गया, जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वीपी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है ये इनफोर्स में कब आई, पास तो हो गए 1992 में, इनफोर्स में कब आई, 24 अप्रैल 1993, ठीक है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डेज हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये हाँ अगर तुमसे कोई पूछे कि हम लोग कब मनाते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, तो 24 अप्रैल यहाँ लिखा हुआ देखो, ठीक है ना। बिकॉज इसी डेट में तुम्हारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आया, ठीक है, हो गया। ये स्टोरी समझ में आ गया ना कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आई है, तो 73rd, हाँ 73rd। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। फोर्स में कब आई, 24 अप्रैल। ओ मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, सॉरी, मैं अप्रैल की जगह पे कुछ और लिखी, 24 अप्रैल 1993 में ये इन्फोर्स में आई, ठीक है ना। क्यों आई थी, सुनो क्यों आई थी, इसका पर्पस क्या था, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का पर्पस क्या था, एम क्या एम था, डिसेंट्रलाइजेशन पावर टू द ग्रास रूट लेवल। जो ग्रास रूट लेवल वाला जो है ना उसको भी पावर देना। अब आ जाओ, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये तुम्हारा सेंटर, ये तुम्हारा स्टेट, ये तुम्हारा विलेज, ओके। सेंटर स्टेट को तो पावर है, बट इनको ये जो ग्रास रूट लेवल किसको बोलते हैं, जो जड़ में है ना, ग्रास रूट मतलब जो एकदम सबसे नीचे है। ग्रास रूट लेवल, इनको पावर देने के लिए बोल रहा कि जो ग्रास रूट लेवल है ना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का एम क्या था, जो ग्रास रूट लेवल है ना उनको डिसेंट्रलाइजेशन पावर देना, इनको भी पावर देना है ना, विलेज को भी पावर देने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आया था, ठीक है। बोल रहा है कि ठीक है, ये तो 73rd में आया, कौन पार्ट में, पार्ट क्या है ये, पार्ट 9 में, देख लो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 9 में। किस पार्ट के साथ डील करती है, ये कौन से पार्ट में है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ है, देख लो ओ, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं लिखा हुआ लेकिन इसे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये बात एक क्वेश्चन नहीं आया है, 3 क्वेश्चन इसे आया हुआ है, 3 क्वेश्चन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिला, ठीक है। इसका फीचर क्या था कि ये पार्ट 9 में, अच्छा मैं 2 जगह लिख दी हूँ ना, पार्ट 9 यहाँ पर भी लिख दी, वहां पर भी, कोई बात नहीं। कौन से शेड्यूल में आती है, शेड्यूल 11 में आती है, उसके फंक्शन कितना है, उसके क्या बोला गया कि आप कितनी चीजों पे काम करेंगे, कितने आइटम्स पे आपको काम करना है, आपको 29 आइटम्स पे काम करना है, ठीक है। पंचायत राज सिस्टम में कितने टायर है, कितने तरह के, 3 तरह के, ग्राम पंचायत जो होगी विलेज लेवल पर, पंचायत समिति जो होगी ब्लॉक लेवल पर, जिला परिषद होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, समझना। बीच में देखिए मुझे लगा डिलीट हो गया, मैं भी डर गई। मैं अभी फिर से फ्लो चार्ट बनाऊंगी, ठीक है, तो तुम समझना। क्या बोला गया कौन सा पार्ट में है, पी पी आर आई कौन सा पार्ट में है, पार्ट 9 में।
कौन से शेड्यूल्स में आते हैं? 11 शेड्यूल्स में। कितने फंक्शन पे काम करने बोला गया? 29। कितने टायर हैं? 3 टायर। ग्राम ये विलेज पे होगा। क्या क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोलो। ओ वो वाला, अच्छा मैं बता रही हूँ, एक सेकंड में बता रही हूँ, रुक जाओ। ये आर्टिकल है, हमको लग रहा है कि लग रहा है तुम लीव हो गई होगी जब बता। ये आर्टिकल है, रुक जाओ। आर्टिकल, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, देखो तो। वो ब्रेक हो रहा, अच्छा ओके ओके। एक मिनट, क्यों ब्रेक हो रहा मैं देख लेती हूँ, रुक जाओ। मैं फिर से ज्वाइन हूँ क्या? हो जाऊँ? आवाज आ रही है? आप क्लियर आ रही है आवाज की? अब आ रही है ना? ठीक, ठीक है। देखो क्या हुआ, बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा सा हमको लग रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। देखो समझो, देखो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ, ठीक है ना। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ है। ये जो आर्टिकल है ना, ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। जैसे आर्टिकल 243 में क्या लिखा हुआ है? डिफिनेशन, पंचायत का डिफिनेशन लिखा हुआ है। आर्टिकल 243 ए में क्या लिखा हुआ है? तो ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ। ये पूरा तुमको, ये पूरा नेट में, जब मैं नेट का जब तुम सिलेबस पढ़ोगी ना, तो ये पूरा आर्टिकल तुमको याद करना। आर्टिकल 243 से लेकर पूरा ओ तक का, बी में क्या आएगी, सी में क्या आएगी, डी में क्या आएगी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन चूंकि तुम लोग का एग्जाम अभी मतलब इतना मतलब डीपली तो नहीं आएगा, और ये सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं, इस वजह से मैं सिर्फ आर्टिकल याद करवा रही हूँ, ऊपर वाला आर्टिकल, ठीक है। जनरली एग्जाम में ऊपर का ही आर्टिकल आता है। जब बड़ा लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें पूरा आर्टिकल पूछता है, जैसे पीएससी एग्जाम हो गया, ठीक है, ये नेट का एग्जाम हो गया, उन सब में पूछता है तुम्हारा ऐसे ये बीच से, जो बीच का आर्टिकल है। यहाँ से अगर तुमसे बहुत पूछेगा तो यही पूछेगा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ, ठीक है ना। ओ के बाद क्या आता है? एम एन ओ। ओ के बाद पी, पी के बाद फिर पंचायत का आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, पी सॉरी, म्यूनसिपलिटीज का आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पंचायत वाला आर्टिकल बस ओ तक है, याद रखना, ओ तक ही है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक आर्टिकल है, ठीक है। मैं एक बार फिर से चार्ट बना रही हूँ, अपने समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। जब आवाज ब्रेक होगी तो मुझे बोलना, मैं फिर से ज्वाइन हो जाऊंगी। देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है ना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पन पी है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल है 243 से आर्टिकल 243 ओ। अगर तुम ये पूरा आर्टिकल देखोगी तो मैं कुछ बता देती हूँ। आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है डिफिनेशन, पंचायत का डिफिनेशन, डिफिनेशन लिखा हुआ, ठीक है। आर्टिकल 243 ए में देखोगे तो ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, ग्राम सभा के बारे में लिखा गया। तो इस तरह से बी में देखोगी, सी में देखोगी, पूरा लिखा हुआ। इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से याद करते हैं। एक सेकंड रुको तो, हाँ आवाज आ रही ना मेरा? इसके हम लोग ऐसे याद करते हैं, डीजी, डीजी। आवाज भी नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही ना? हाँ, हम लोग इसको याद करते हैं ऐसे कि डीजी कौन पोजीशन पर है, कौन पोजीशन पर रिजर्व है। तो डी से हो गया डिफिनेशन, जी से हो गया ग्राम, कौन माने कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राम सभा के कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे मत जाओ, इतना डीपली मत जाओ, ठीक है ना। खाली मैं बता दी हूँ, ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ जाए कि आर्टिकल कैसे कैसे है, ठीक है ना। पंचायत राज का आर्टिकल समझ में आ गया। कौन से पार्ट में आती है, कौन से पार्ट में? पार्ट 9 में। अभी मैं टेस्ट भी लूंगी तुमसे यूएनओ का, ठीक है, पार्ट 9 में, ठीक है, हो गया इसके, ठीक है। पार्ट 9 शेड्यूल कौन सा है, कितने शेड्यूल में मेंशन किया गया है पंचायत राज को? ये कौन से शेड्यूल के साथ डील करती है? 11, हाँ 11, हाँ। क्या फंक्शन क्या है, कितना बोला गया, कितने चीजों पे आपको, कितने आइटम्स पे आपको काम करना है? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को काम करना है, तो कितनी चीजों पे काम करना है, कितने आइटम से आप फंक्शन कर सकते हैं? तो 29।
मेरी आवाज ब्रेक हो रही है एक्चुअल में, पता है क्या, मेरा इंटरनेट चला जा रहा है। मैं अभी फौरन क्लास के बाद ही मैं वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दूंगी, मुझे समझ में आ रहा। जब जब मेरे यहाँ से पासवर्ड ये वाईफाई का ये हट जा रहा ना, तो मेरा क्लास हट जा रहा। मैं अभी फौरन ही चेंज कर दूंगी, टेंशन मतलब। मैं पासवर्ड एक्चुअल में ना बढ़ जाता तो उसकी वजह से मुझे क्लास में आने में बहुत डिस्टर्बेंस होता। अभी मैं फौरन ही चेंज कर दूंगी, ठीक है? उसके बाद फिर क्लास ठीक चलती है, ठीक है? समझ में आ गया ना कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ, फिर पार्ट 9, फिर 11 शेड्यूल है, और 29 फंक्शन पे काम कर सकती है पंचायत राज, ठीक ना? टाइल कितना है, कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। कौन कौन है? हाँ, ग्राम पंचायत। हाँ हाँ, बोलो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल एकदम सही बोली। चलो आ जाओ, अब इसको ऊपर चलते हैं। यहाँ तक तो तुमको याद हो गया। अब यहाँ पे देखते देखो क्या बोल रहा, इलेक्शन के बारे में, ठीक है ना? ये छोड़ दो, ये मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन के बारे में भी लिखना था, जो कि उतना ये नहीं है। मतलब पंचायत का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जितने भी पंचायत की सीट के लिए अगर इलेक्शन लड़ना है तो डायरेक्ट होगा, लेकिन चेयरमैन के लिए इनडायरेक्ट होगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये रेड वाला है। रेड वाला में क्या बोल रहा कि इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कितने साल, मतलब तुम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए अपॉइंट हो गई, कितने साल तक तुम अपने पोस्ट पे रह सकती हो? 5 ईयर, ठीक है? कितने साल तक रह सकती हो? 5 ईयर, ठीक है? मान लो 5 ईयर, ठीक है? बोला अगर मान लो कि डिसॉल्व हो गया, देखो लिखा हुआ, अगर डिसॉल्व हो गया तो फ्रेश इलेक्शन कराने के लिए कितना मंथ चाहिए? 6 मंथ, ठीक है? डिसॉल्व हो गया तो अब मुझे इलेक्शन कराना है, ठीक है? तो इलेक्शन कराने के लिए कितना डेट चाहिए, सॉरी कितना मंथ चाहिए? 6 मंथ। एयर क्या है? अगर तुम पंचायत, जैसे कि सुषमा सुषमा बोली कि दीदी मैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन में उठी भी हूँ, और वो जीती भी थी, ठीक है ना? तो कम से कम सुषमा का कितना एज होगा, कम से कम, तब वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट, कम से कम 21। इससे कम होगा तो तुम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, इससे ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं। देखो लिखा हुआ है मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 21, ठीक है? अच्छे, एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्शन कौन करवाता है? हम लोगों को लगेगा चीफ इलेक्शन कमीशन कराता होगा, है ना, सबको लगेगा। नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, देख लो। चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो, उसका इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, रट लो, ठीक है? अच्छा, रिजर्वेशन दिया गया, किसको रिजर्वेशन दिया गया भाई? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन को कितना रिजर्वेशन दिया गया? 1/3। 33% भी बोलेगा तो 1/3 ही होगा। मान लो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछो 1/3, तो लिख देना 1/3। अगर 1/3 की जगह में 33% होगा, तुम 1/3 का 33 करो ना, 100 से हो जाएगा। देखो काटो, 33% ठीक है? 33 मांगे, देखो जो भी रहे दोनों में से दोनों सही होगा, ठीक है? चाहे 33 हो चाहे 1/3 हो। बोले कितना रिजर्वेशन दिया गया है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन को कितना रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है? कितना रिजर्वेशन दिया गया है? 1/3, या बोलेंगे 33%, ठीक है? एक बार हम लोग, चलो आओ चार्ट बनाते हैं, अपने समझ में आएगा। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू मिली? तो अमेंडमेंट का नाम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब पास हुई अमेंडमेंट? डेट बताओ। 1992, ठीक है? इनफोर्स में, हाँ, इनफोर्स में कब आई बताओ? इनफोर्सिंग डेट 24 अप्रैल। अप्रैल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट में दिखा दी, यहाँ पे देखो 1993, एक साल के बाद, है ना? 1993, ओके, ठीक है? आर्टिकल क्या है पंचायत का? हाँ, बिल्कुल सही बोली, ठीक है? अब मुझे बताओ कौन सा शेड्यूल में मेंशन किया गया है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में? 11। इसका सब्जेक्ट क्या है, कितने सब्जेक्ट पे काम कर सकता है? 29। 29। कौन सा पार्ट में मेंशन है पंचायत राज के बारे में? पार्ट 9, ठीक है? पार्ट 9। अब आ जाओ यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, PRI, ठीक है ना? क्या बोल रहा कि जो PRI है, ठीक है, इसका एज कितना होना चाहिए इलेक्शन लड़ने की? कितना, कितने? हाँ, 21 ईयर एज होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एज क्या होना चाहिए? 21 ईयर, ठीक है? हाँ, जाओ।
एक और बात, मैं एक और बात बता रही हूँ, कितना मंथ में अगर डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो कितना 6 मंथ है ना, 6 मंथ, 6 मंथ में इलेक्शन होना, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, नाम बताओ। हाँ, स्टेट, हाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही बोली। अब मेरे एक और बात सुनो, मैं तुमको यहाँ बताना चाह रही हूँ, रुक जाओ। देखो, मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो बैठा, अभी अभी कितना चल रहा है, 2000, चलो अभी 2025 चल रहा है ना, 2020 के बारे में मैं स्टोरी सुना रही हूँ। कोई पर्सन 2020 में, कोई पर्सन है 2020 में बना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट हुआ, ठीक है। मान लो कि उसका डेड हो गया, ठीक है, या फिर उसका ये डिसॉल्व हो गया, या फिर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो गया, तो मान लो कि वो 2 साल तक ही बना और उसके बाद उसका डिसॉल्व हो गया, तो 3 साल बचा हुआ है। क्या बोल रही हूँ क्या कुछ? नहीं नहीं। हाँ देखो, ये वाला अच्छा समझो, ये अच्छा बात है, ये बहुत अच्छा बात है। देखो, 2020 में कोई आदमी बैठा इलेक्शन बनने, पंचायत राज में सरपंच बना, ठीक है ना, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए अपॉइंट हुआ, तो वो 2 साल ही सिर्फ अपना कार्यकाल किया, उसके बाद पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ये डिसॉल्व कर गई, बचा 3 साल, ठीक है, 3 साल। तो क्या बोला गया कि अब डिसॉल्व हो गया, तो 6 मंथ के अंदर ही इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो 6 मंथ के अंदर जब हम इलेक्शन कराएंगे, हेलो, 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 आवाज आ रही है, हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है, हेलो, हाँ आ रही है ना, देखो, हाँ देखो, मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई आदमी बैठा 2020 में, ठीक है ना, 21 22 22 में वो क्या हुआ, डिसॉल्व कर गया, तो 3 साल मेरे पास बच गया, 3 साल बचा है, तो अब 3 साल कौन बैठेगा, तो फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर फिर से फ्रेश इलेक्शन कराएंगे। अब जब फ्रेश इलेक्शन कराएंगे ना, तो अब फिर से मानो एक आदमी बैठा, ठीक है ना, तो क्या वो आदमी जब बैठा फिर से दोबारा, तो क्या वो फिर से 5 ईयर तक बैठेगा, नहीं, रिमाइनिंग पीरियड तक बैठेगा, रिमाइनिंग पीरियड, ठीक है, जितना टाइम बचा बस उतना, 2.5 साल बचा हो तो 2.5 साल ही बैठेगा बस, ठीक है ना, याद रख लेना, रिमाइंड पीरियड, रिमाइंड पीरियड तक ही बैठेगा बस, रिमाइनिंग पीरियड, 2 साल तो ये आदमी गुजार चुका, डिसॉल्व हो गया, फिर से 6 मंथ में इलेक्शन हुआ, तो दो साल 2 साल ही बचा कुछ, मतलब 2 साल समथिंग मंथ बचा, ठीक है। तो अब जब ये आदमी फिर से बैठा, तो जो 2 साल बचा हुआ है ना, 2 साल और कितना, 6 मंथ तो ये बैठ चुका है, 6 मंथ में तो इलेक्शन हुआ है ना, 6 मंथ में इलेक्शन हुआ, तो बचा 4 महीने, 2 साल 4 महीना, है ना, इसी में कुछ बचा, ऐसी कुछ टाइम बचेगा, ठीक है ना, नहीं 6 मंथ बचेगा, हाँ वही 2.5 साल रखो, तो अब 2.5 साल जो न्यू पर्सन बैठा है ना, तो वो 2.5 साल ही बैठेगा बस, रिमाइनिंग पीरियड तक। जैसे प्रेसिडेंट में हम लोग क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट में किसी चीज में भी अगर डिसॉल्व हुआ, ठीक है, प्रेसिडेंट तो रिमूव होता, सॉरी इम्पीचमेंट होता, इम्पीचमेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसका 2 साल में इम्पीचमेंट हो गया, अब फिर से इलेक्शन होगा 6 मंथ में, तो वो फिर से 5 ईयर तक पूरा बैठेगा जो बैठेगा, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ पे जितना साल बचेगा उतना ही साल, ये आदमी 2025 तक इसको बैठने के लिए बोला गया था ना, 5 साल तक, लेकिन 5 साल के ड्यूरिंग ही हट गया, तो अब जितना जो दूसरा आदमी आएगा ना, वो रिमाइनिंग पीरियड तक ही बैठेगा, ठीक है ना, ये बात खाली याद रखना। बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन मुझसे छूट गया, वो देख लेना, पहले वाला पीडीएफ में सेंड की थी ना, उसमें होगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, रुक जाओ, द इलेक्शंस टू पंचायत आर टू बी हेल्ड, Which of the following is not duty of district magistrate? वो नहीं, ये वाला 48 नंबर क्वेश्चन, Which वाला? Oh, मैम आपका स्क्रीन चला गया। मेरे स्क्रीन चला गया, एक मिनट मेरे मेरे साइड से थोड़ा, एक मिनट मैं देख रही हूँ, आया क्या, हाँ आ गया ना, देख, मैं आज ही चेंज कर रही हूँ, बोलो, 5 years। हाँ 5 ईयर, बिल्कुल, ये भी तुम सॉल्व कर सकती हो अगर तुम माइंड लगाओगे, बोले इसमें से डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का ड्यूटी क्या नहीं है, Conduct of local body election। बिल्कुल, कौन करवाता है, नाम बता दो,
स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल एकदम सही बताई, इस वजह से ये गलत हुआ। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहे तुम्हारा रिमेनिंग पीरियड लिखा होगा, वो क्वेश्चन मुझसे छूट गया। मैं पहले जो क्वेश्चन भेजी ना उसमें पूरा 55 क्वेश्चन है, तो उसमें से जो मेरे से क्वेश्चन छूट गया ना वो कर लेना तुम। एक ही क्वेश्चन छूटा हुआ, ज्यादा नहीं। इमरजेंसी वाला क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं की। एक मिनट, यहाँ पे देखो। ठीक है, क्या बोला कि, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो बोला कि यहाँ पे देखो, बोला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन करना। ठीक है, जो पैसा, जो टैक्स वगैरह जो रहता है ना वो कौन कलेक्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो भी तुम्हारा पॉपुलेरिटी एलिवेशन प्रोग्राम आगा, मान लो कि गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है ना, जैसे कि म्यूनसिपलिटीज लेवल में या पंचायत लेवल में, ठीक है ना, कोई भी गरीबी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ रहा है, गरीबी हटाने से, है ना, गरीबी हटाने के लिए कोई प्रोग्राम लाया जा रहा है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि कंडक्ट ऑफ द लोकल बॉडीज ऑफ इलेक्शन, ये नहीं कराते हैं बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। ठीक है, बाकी मैं इसको इतना डीपली, पूरा ही है ये, मैं और इसलिए नहीं लाई हूँ ना क्योंकि इस सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन आया हुआ तो इसलिए मैं लाई हूँ। बाकी कम टू द पॉइंट सब है। ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है हमारा, ठीक है। मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम तुम देखी होगी, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम होगा सिलेबस में। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम या लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब आइडियोलॉजी में लिखा हुआ है, आइडियोलॉजी, है ना। तो ये दो मैं लाई हूँ आज। चलो आज बोला कि पार्टी सिस्टम कितनी तरह का है। बोलता है कि देखो यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं, एकदम तीन ही, मतलब ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है कि ब्रॉडली तीन ही कैटेगरी में बांटा गया है। एक है वन पार्टी सिस्टम, दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम को बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं, और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। कौन पार्टी सिस्टम कितने तरह का है? वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी, ओटीएम, है ना। इसको बोलेंगे बाई पार्टी। बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, और वन पार्टी का फ्यूचर पढ़ते हैं। वन पार्टी किसको बोलते हैं? बोले इस वन पार्टी बोलेंगे सिंगल पार्टी सिस्टम। दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। बोला बस मान लो ये चाइना है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी और कोई पार्टी नहीं, सिर्फ एक सीसीपी, बस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है, बस सिंगल एक ही आदमी का डोमिनेशन चलता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, कोई नहीं है, बस एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी रहेगा। ठीक है ना, वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट इज ए लीगली अलाउड टू ऑपरेट। बस एक ही पार्टी रहेगा, वही जो काम करना वही करेगा। करंट का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ चाइना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इसमें से सिंगल पार्टी कंट्री कौन है, कहाँ पे वन पार्टी सिस्टम पाया जाता है? चाइना। ओके, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन में बी हेल्ड बट ओनली कैंडिडेट फ्रॉम दिस पार्टी कंटेस्टेड और इलेक्टेड। बस एक ही पार्टी को वोट दो। अपोजिशन पार्टी हो सकते हैं, इधर बैन है, बैन। अगर होंगे भी तो रिस्ट्रिक्टेड लगे हुए रहेंगे, उनका पे लिमिटेशन लगा हुआ होगा। बोला अगर कोई अपोजिशन हो, है ना, हम लोग का अपोजिशन है बीजेपी। कौन है रूलिंग पार्टी? बीजेपी क्या है? बीजेपी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, लेकिन ऑपोजिशन कौन है? इंडिया नेशनल कांग्रेस लोकसभा में, है ना। इंडिया नेशनल कांग्रेस तुमको मिलेगी, लेकिन वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम होगी ना, वहां पे कोई नहीं है, बस एक ही होगी। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, बैन है। सिवियरली होगी भी तो रिस्ट्रिक्टेड होगी। द रूलिंग पार्टी ऑफन क्लेम टू पॉलिटिकल प्रोग्राम ओनली करेक्ट या नेशनल वन। रूलिंग पार्टी जो होगी बस वही है, और उसके सिवा कोई नहीं। डिसेंट इज डिस्करेज सप्रेस। अगर कोई कोई उसके अगेंस्ट आता है उसको वो सप्रेस कर देगा। कोई पार्टी सोचेगा कि मैं उठूं उसके अगेंस्ट। इंडिया जब आजाद हुई थी तो इंडिया नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, है ना, लेकिन देखो इन्हीं का डोमिनेशन था, डोमिनेशन था। इंडिया को बोला जाता है कि तुम, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता है क्या बोला जाता है? मैं बता रही हूँ। 1947 से लेकर
1967 तक का बोला जाता है ये वन डोमिनेशन पार्टी, वन डोमिनेशन पार्टी। सिंगल पार्टी नहीं थी, इसका एग्जांपल दे रहे वन डोमिनेशन पार्टी का। ये सिंगल पार्टी अलग होती है, डोमिनेशन पार्टी अलग होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ना 1947 से लेकर 1967 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला था वन डोमिनेशन पार्टी। छोटी छोटी पार्टी थी लेकिन कोई इसका कोई बात नहीं मानता था, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही सब बोलबाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन पार्टी का मतलब डोमिनेशन पार्टी नहीं है, डोमिनेशन पार्टी नहीं, यहाँ पे कोई पार्टी है ही नहीं है। और डोमिनेशन पार्टी में होगा पार्टी लेकिन उनका कोई बात सुनेगा नहीं, दोनों में फर्क ये है समझना। वन पार्टी सिस्टम का मतलब कि सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करेगी, जैसे चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कोई और दूसरी पार्टी है ही नहीं है। वोट देना तो बस उसी पार्टी को दो, उसी पार्टी के लिए एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी अपॉइंट होगा उन्हीं को सबको वोट देना, ठीक है। सिंगल पार्टी का मतलब एक पार्टी, और डोमिनेशन पार्टी का मतलब होता है कि बस इसी का डोमिनेशन है, मतलब एक ही पार्टी का डोमिनेशन है, दूसरे हैं एग्जिस्टेंस में है बट उनका कोई बोलबाला नहीं है। तो वो इंडिया ही में था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया जाता था वन डोमिनेशन पार्टी। 1947 से लेकर 1957 की पीरियड को बुलाया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना इसका डोमिनेशन था, ठीक है ना। वन सिंगल डोमिनेशन पार्टी बोला जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। दूसरी पार्टी रहेगी लेकिन सिंगल पार्टी में कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी, बस एक ही रहेगा, कौन? चाइना। जैसे चाइना में है कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में बस एक ही पार्टी, सिंगल पार्टी। एग्जाम में पूछे करेंट सिंगल पार्टी कंट्री कौन है? चाइना, बस। आ जाओ फिर एग्जाम्पल देती हूँ। हो गया, कोई आएगा ना कोई डिस्कस करने के लिए, कोई सप्रेस कर देगा, उसको दबा देगा। पॉलिटिकल पावर इज सेंट्रलाइज, पॉलिटिकल पावर किसके पास रहेगा? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो भी उसके पास। टोटलिटेरियन नेचर का टाइप का रहेगा, जैसे तुम देखोगे अगर हिस्ट्री में तुम देखोगे तो मौसोलिनी टाइप का था, हिटलर टाइप का था। अभी अगर तुम देखोगी तो चाइना में है, चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट है ना। चाइनीज कम्युनिस्ट एक ही पार्टी है जिसका नाम है सीसीपी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीसीपी कहाँ है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रुक जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है चाइनीज, नाम देख के ही समझ जाओगे है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पर है? चाइना में है। चाइना में और कोई दूसरा पार्टी एग्जिस्टेंट ही नहीं करती, बस एक ही पार्टी है, वही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। नॉर्थ कोरिया में भी बस एक ही पार्टी जो है वही काम करती है। लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल चाइना है, वन सिंगल पार्टी का एग्जाम्पल करेंट अगर एग्जाम में पूछे, चाइना मानना ठीक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वन सिंगल पार्टी में, बस एक ही पार्टी होगा, वही ऑपरेट करेगा पूरा, ठीक है ना, वही ऑपरेट करेगा, वही सब चीज करेगा, वही सब चीज चलाएगा, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगा, ठीक है। बस इतना याद रखो। टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम में बस दो पार्टी होगी, इसका बेस्ट एग्जांपल में दे रहे हैं, याद करना है। यूके, यूएसए, इन दोनों कंट्री में टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, यूके में सिर्फ दो पार्टी है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। देख लो एग्जाम में पूछेगा लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी किस कंट्री का था? यूके। टॉपिक दिया तो पढ़ना है। यूके में बस दो पार्टी, यही दो पार्टी से डिसाइड होगा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब जो आएगा इसी में से बनेगा, दो पार्टी है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। यूके में कौन पार्टी है? लेबर पार्टी और तुम्हारा कंजर्वेटिव पार्टी। यूएस भी इसका एग्जाम्पल है, तो तुम यूएस में देखोगी यूनाइटेड स्टेट में एक डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, एक रिपब्लिक पार्टी। तुम देखोगी कभी जब तुम्हारा एक जैसा भी जो ये क्या नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, फिर उससे पहले बाइडन, वो लोग थे है ना, तो एक थे डेमोक्रेटिक पार्टी से तो एक थे रिपब्लिक पार्टी, बस यही दोनों पार्टी से ही डिसाइड होकर एक पीएम आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, उसी को वोट दो। पहले डिसाइड होगा किसमें से पार्टी आएगा, मतलब एक पार्टी बन गया, चलो आइए। और पब्लिक इन्हीं दो पार्टी में से किसी एक पार्टी को चूज करेगी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो यूएस में क्या है, कौन सा पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी, या दूसरा का नाम है रिपब्लिक पार्टी। यूके में जो पार्टी है एक का नाम है लेबर पार्टी और दूसरा का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जैसे एयरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इंपोर्टेंट नहीं बट ये दो कंट्री इंपोर्टेंट है। इन सब कंट्री में भी दो पार्टी का मतलब क्या, चलो आओ समझाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी कोई डेमोक्रेसी नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बस दो पार्टी रखा है और क्या, ज्यादा दिमाग नहीं खराब किया। दो पार्टी एग्जिस्ट करेगी कंट्री में, जिस कंट्री में भी टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट कर रही हैं, वहां का पॉलिटिकल लैंडस्केप
वेल मैनर पार्टीज एग्जिस्ट करेगी, वहां पे कम पॉलिटिकल पार्टीज होगी, लिमिटेड इन्फ्लुएंसल होगा, रेयरली अटेन पावर होगा, विदाउट अलाइंग विद द वन ऑफ द टू, बस दो ही पार्टी होगी, बस टू, दोनों का ही बोलबाला रहेगा, टू डोमिनेंट पार्टी, बस दोनों का ही बोलबाला रहेगा। अब बोला कि दोनों पार्टी ही अल्टरनेट करके गवर्नमेंट बनाती है, कभी मान लो डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट बनाई यूएस में, तो कभी रिपब्लिक पार्टी, कभी तुम देखी होगी इससे पहले कौन था, बाइडेन थे, वो अलग पार्टी से थे, वो बराक ओबामा वाला पार्टी है ना, अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अलग पार्टी से, तो बोला बस यही दो पार्टी, कभी ये पार्टी बन रही तो कभी ये पार्टी बन रही, यही लोग अल्टरनेट करके चेंज करके गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना। बोला कि मैनर पार्टीज में एग्जिस्ट बट यूजली नॉट प्लेस सेंटर, वो छोटा छोटा पार्टीज एग्जिस्ट करता है, ऐसा बात नहीं है, छोटा छोटा पार्टीज है, यहाँ पर भी देखी होगी मोहल्ला में भी छोटा छोटा पार्टीज रहता है ना, जिसको आम उम्मीदवार बोला जाता है, तो वो सब पार्टी होता है, बट वो लोग सेंट्रल रोल नहीं करेगा, प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बड़ा बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ठीक है। सम टाइम कॉल्यूशन गवर्नमेंट भी बनता है, बोला कभी कभी कॉल्यूशन गवर्नमेंट भी बन जाता है। कॉल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब क्या, आ जाओ बता दो। मान लो कि ये दोनों ये पार्टी हुआ, छोटा छोटा पार्टी भी है, ठीक है ना, छोटा छोटा पार्टी भी है, ठीक है, और ये दोनों पार्टी टाई लाया नंबर, दोनों का नंबर टाई है, मतलब दोनों में से ना तो डेमोक्रेटिक पार्टी ना तो रिपब्लिक पार्टी तुम्हारा मेजोरिटी लाई, मेजोरिटी बोला गया है कि 500 वोट आपको लाना है, दोनों में से कोई भी 500 वोट नहीं लाया है, तो जो छोटा छोटा पार्टी है ना, इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेंगे। इंडिया में बहुत बार बनता है कॉल्यूशन गवर्नमेंट, यूपीए यूपीए गवर्नमेंट हमेशा बनता है इंडिया में, कांग्रेस का अलायंस होता है, इनके साथ कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनता है, ठीक है ना। छोटा छोटा पार्टी के साथ मिलकर क्या करेगी, मेजोरिटी ले आएगी, अब बोलेगी हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, बोला कॉल्यूशन गवर्नमेंट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कॉल्यूशन गवर्नमेंट कब होगा, जब छोटी छोटी पार्टी तब तो कॉल्यूशन बना पा रहे हैं हम, तो बोला दो मेजर पार्टी जो प्रेसिडेंट के लिए लड़ेगी, लेकिन छोटी छोटी पार्टी है, देखो क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द मेजर पार्टीज, बोला कि मेजर पार्टी होंगे लेकिन छोटा छोटा पार्टी होगा जो सपोर्ट करता है कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, छोटी छोटी पार्टी होगी लेकिन दो मेजर पार्टी होगी, दो मेजर मतलब सेंट्रल पार्टी नेशनल पार्टी दो है, नेशनल पार्टी दो है, कौन कौन भाई नेशनल पार्टी, अगर यूएस में देखेंगे तो एक हो गया डेमोक्रेट या एक हो गया रिपब्लिक, जबकि यूके में देखेंगे तो एक हो गया लेबर एक हो गया कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। बोला यहाँ का जो सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होता है ना, क्लियर चॉइस रहता है, पता है वो दो आदमी में से किसी एक आदमी को वोट देना, चॉइस करना बिल्कुल क्लियर, या तो डेमोक्रेटिक को दो या तो रिपब्लिक को दो यूएस में। अगर यूके में देखेंगे या तो आप इसको यूके में देखेंगे या तो डेमोक्रेटिक को दो या तो कंजर्वेटिव को दो, कोई दिमाग में ये नहीं है किसको दो उसको दो, है ना, 8 पार्टी नहीं है 9 पार्टी नहीं है, दो पार्टी है, बाई पार्टी सिस्टम है, ठीक है। बोल रहा है कि इट प्रमोट, इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बहुत, हाँ अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, चेक एंड बैलेंस ही पता चलता है रूलिंग पार्टी का, नहीं यहाँ पे चोरी नहीं होगा, दो पार्टी तो है ही है, कोई घोटाला टाइप का नहीं होगा। एक यहाँ पे बोला इट प्रमोट सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, प्रमोट होता है, जहाँ पे दो पार्टी सिस्टम होता है ना, अब ढेर सारा पार्टी है ना तो ढेर सारा तुमको काउंटिंग भी नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ दो पार्टी को लेकर ही वोट काउंटिंग करना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा, है ना, और समझ में भी आएगा कहाँ पे माल प्रैक्टिस हो रहा कहाँ पे नहीं हो रहा है ना, ये बस तुमको ये रेड वाला है याद करके रखो। मल्टी पार्टी किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पार्टी हो। इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज है, जो मैं लिखी, इंडिया में देखेंगे, इंडिया में क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम, क्यों, क्योंकि इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज है, और उसके बाद बहुत सारे स्टेट पार्टीज हैं, सोचो कितना पार्टी, उसके बाद रीजनल पार्टीज है, यहाँ लिखा हुआ मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट करता है जहां पे 3 या 3 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगे एक्टिव कंट्री के पॉलिटिकल प्रोसेस में, है ना। दिस पार्टी ऑफन कंप्यूट फॉर पावर एंड मे रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, बोले जितनी पार्टी है सबका अलग अलग आइडियोलॉजी होगा, यहाँ पे हर तरह के आइडियोलॉजी वाले होंगे, किसी पास आइडियोलॉजी किसी पास नहीं है, जैसे हम बीजेपी का कहानी सुनाए थे कि बीजेपी का पास क्या है, बीजेपी के पास आइडियोलॉजी है। उसके बाद तुम मार्क्सिस्ट को देखोगी, सीपीआईएम को तुम देखोगी तो उसके पास भी एक आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म वाला, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखोगी तो उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो क्या बोल रहा कि यहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले भी होंगे या नहीं भी होंगे, मतलब जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम तो यही है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले भी होंगे, जिसके पास आइडियोलॉजी नहीं है वो भी है, ठीक है। तो बोला यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम का फीचर क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होंगे,
कोई सिंगल पार्टी नहीं होगी। यहाँ पे कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनता है एनडीए, ये बनता है बीजेपी का कॉल्यूशन गवर्नमेंट, ठीक है। अभी भी बीजेपी कॉल्यूशन गवर्नमेंट पे ही बनी है। यूपीए ये बनता है कांग्रेस का। अब ये कैसे बना, सुनो, मान लो कि मेजोरिटी वोट बोला गया कि आप लोग को 500 लाना है, जो मेजोरिटी लाएगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दोनों में से ये बड़ी बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी, दोनों में से किसी का नहीं आया, और भी पार्टी किसी का नहीं आया, किसी ने भी मेजोरिटी नहीं लाया। बोला जाता है ठीक है आप लोग अपना कॉल्यूशन बनाइए। यूपीए क्या करेगा, यूपीए मेजोरिटी नहीं है लेकिन सब कुछ नंबर से रुक रहा है यूपीए का, तो ये क्या करती है अपना कॉल्यूशन बना लेती है, छोटा छोटा पार्टीज को लेके, स्टेट पार्टीज को लेके मिल जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद जैसे बहुजन समाज पार्टी हो गया, इस तरह मिल मिल के बना लेती है यूपीए, इसको बोलेंगे यूपीए, ठीक है ना। यूपीए गवर्नमेंट यानी कॉल्यूशन गवर्नमेंट, मिलजुल के सरकार बनाना। तो ये सब कहाँ होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में होगा। वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल चॉइस रहता है। वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल चॉइस क्या, जैसे तुम देखी होगी जब टू पार्टी सिस्टम में सिर्फ दो ही चॉइस था, या तो आप लेबर को दीजिए या तो कंजर्वेटिव को दीजिए यूके में। यूएस में देखोगी तो या तो आप इसको क्या नाम है, यूएस में क्या था, या तो आप इसको ये रिपब्लिक को दो या तो डेमोक्रेटिक को दो, ऐसा था। लेकिन यहाँ बहुत सारा आपको जिसको देना दीजिए, है ना। बोला पॉलिसी मेकिंग में बहुत इन्वॉल्व होता है, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज, पॉल्यूशन पार्टनरशिप। अब मान लो कि कॉल्यूशन गवर्नमेंट बना, मेरे बात सुनो, कॉल्यूशन गवर्नमेंट बना, अब पॉलिसी बना, मान लो कि एनडीए बहुत बार कॉल्यूशन बनाई है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाई है। तो अब जब भी कोई पॉलिसी बनेगा, कॉल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब क्या, कोई एक पार्टी मिलकर नहीं बना रही है, 3-4 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। अब कोई भी पॉलिसी आएगा तो वहां पे तो तुमको डिसीजन लेने में सबका सबका नेगोशिएशन चाहिए, जितनी भी पार्टी ने मिलकर कॉल्यूशन बनाया ना, सबका हामी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी तो बनाया ही नहीं है, 3-4 पार्टी की, तो इन्होंने मेजोरिटी नहीं लाया, इनका मेजोरिटी फिर जैसे अभी यूपी, अभी तुम देखोगे तो बीजेपी कॉल्यूशन गवर्नमेंट पे ही है। उसके बाद इससे पहले जब 2014 से पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, वो भी कॉल्यूशन गवर्नमेंट के बेस पे ही अपनी सरकार बना रही थी, ठीक है ना। 1967 से पहले कांग्रेस जो है ना अपना अकेला बनाती थी, बहुत पावरफुल थी, लेकिन 1967 के बाद से उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया कांग्रेस का, जो कि ऐसा हाल हो गया कि आज कांग्रेस जो है कॉल्यूशन बनाने लगी। अब कॉल्यूशन गवर्नमेंट भी नहीं बन रहा है, इतना उसका नंबर कम आ रहा है, ठीक है, ये बोला गया। अब आ जाओ कौन कौन नेशनल पार्टी से इंडिया में देख लो। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल पार्टी से, यानी ये सब सेंट्रल पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नेशनल पार्टी से, नेशनल पीपल ऑफ पार्टी नेशनल पार्टी से, पहले टीएमसी भी था, टीएमसी को हटा दिया गया, ठीक है। बोला क्या, और बहुत सारे इसमें बोला कि इतना तो नेशनल पार्टी से, उसके अलावा स्टेट पार्टीज में जैसे टीएमसी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, उसके अवामी लीग औशुद्दीन के पार्टी हो गया, बहुत सारा पार्टी, बाप रे बाप मल्टीपल पार्टी है, पढ़ने से दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी से, जिसे सब क्या करता है कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है ना। तो एक तो इंडिया एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल पार्टी सिस्टम का। दूसरा इटली में भी देखोगी तो मल्टीपल पार्टी है, ठीक है ना। फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है। एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं आज। बोल रहा है कि जो जहाँ पे वन पार्टी होता है, अच्छा इसको डोमिनेशन पार्टी, डोमिनेंट पार्टी नहीं बोले, सिंगल पार्टी बोले। बोले या तो डिक्टेटर होगा या टोटलिटेरियन हो, एक ही है। चाइना, नॉर्थ कोरिया आज का एग्जाम्पल है। टू डोमिनेंट पार्टी में क्या होता है, दो गवर्नमेंट आएंगे, एक अल्टरनेट गवर्नमेंट चेंज होते रहेंगे, है ना। यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा होंगे, कॉल्यूशन गवर्नमेंट भी बनते हैं, इंडिया, फ्रांस, इटली इसके एग्जाम्पल है। बाकी वहां से तो लेट से हाईलाइट किया हुआ है कौन कौन कंट्री में कौन कौन पार्टी है, तुम देख लेना। यूएसए में कौन सा पार्टी है, तुम ऐसे याद रखना। सबसे पहली कौन सी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी, यूएसए है, ठीक है। तो यूएस का पार्टी का भी नाम क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है, रिपब्लिक। बस यही तो 2 पार्टी वहां पर है, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक। यूके में क्या है, यूके में कंजर्वेटिव पार्टी है। हम पढ़ाए थे कंजर्वेटिव के बारे में कि यहाँ पर क्वीन चलता है, कंजर्वेटिव लॉ फॉलो होता है, पुराना ट्रेडिशनल लॉ, है ना। तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी है। जबकि इंडिया में तो मल्टीपल पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सीपीआई है, बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, तो मल्टीपल पार्टी है, ठीक है ना। जहाँ पे 2 पार्टी है वहां पे बोलेंगे बाई पार्टी, जहाँ पे एक पार्टी में, जैसे चाइना एग्जाम्पल है, अभी मैं एग्जाम्पल मांगूंगी मुझे देना, ठीक है। तो मुझे बताओ
मुझे बताओ, सिंगल पार्टी का एग्जांपल अभी करंट जो मैं बहुत अच्छा बोली, सिंगल पार्टी का एग्जांपल कौन सा कंट्री में सिंगल पार्टी है? बताए ना, चाइना। चाइना में क्या है? सिंगल पार्टी है। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? टू पार्टी का एग्जांपल बताओ, टू पार्टी का। हेलो, दो पार्टी किस किस कंट्री में है? तो एक तो तुम्हारा यूएसए में है और एक तुम्हारा यूके में है। यूएसए में क्या है? रिपब्लिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। यूके में तुम्हारा लेबर पार्टी है और तुम्हारा कौन पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी है। इंडिया में क्या है? मल्टीपल पार्टी का एग्जांपल मांगेगा तो इंडिया। बोलो, आप समझ में आया? हेलो, हेलो। अच्छे से सुनो, मैसेज की है। हेलो, हेलो। हाँ बोले, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। ठीक है, बोलो, इस लो क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में स्टार्ट करो। लो आंसर दो। अक्टूबर 24 ठीक है, 24 अक्टूबर। ठीक है, इसका बताओ। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डिड द यूएनए हैड ऑन फॉर्मेशन 1945? 51 51। हाँ ठीक। यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। हाँ, 4 नंबर। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज यूएनओ? यूएनओ में कितने मेंबर कंट्रीज है टोटल? 193। Who is the current Secretary General of the United Nations? एंटोनियो गुटेरेस, बिल्कुल। टोटल मेंबर ऑफ द यूएन सेक्रेटरी मेंबर, यूएन सेक्रेटरी मेंबर में टोटल मेंबर कितने? टोटल पूछ रहा। 15, बिल्कुल सही। यहाँ देखो, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल? कितना? हाँ बिल्कुल। द टर्म ऑफ द ऑफिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन? एंटोनियो गुटेरेस। कितने ईयर के लिए बैठती है अपने ऑफिस में? 5। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस आपके जो हैं, वो लोग कितने ईयर तक अपने ऑफिस में बैठेंगे? तो 5 ईयर। हाँ ठीक। ये बताओ, देयर आर नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कितने नॉन परमानेंट मेंबर है? हाँ बिल्कुल, 5। यूएन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? यूएन डे बिल्कुल सही बोली, 24 अक्टूबर। ये वाला बोलो। नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्टेड टर्म हाउ मेनी ईयर? कितने साल के लिए लेते? 2 साल। 2 ईयर ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी यूनाइटेड नेशन,
यूनाइटेड नेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी कौन सा है? यूनाइटेड नेशन ही तो यूनेस्को लिखा हुआ है और ये IMF है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्स बॉडी है जिसमें से यूनाइटेड नेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लोग तो स्पेशलाइज है जनरल, ये सब स्पेशलाइज बॉडी। IMF, हाँ वही बोली ना यूनाइटेड। ये बताओ मोस्ट पावरफुल और कितना ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है, तो 6 ऑर्गन में सबसे पावरफुल कौन है? कितना नंबर? बी, बिल्कुल सही बोली, बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ? यूएनओ का से कौन नहीं जुड़ा हुआ? कौन नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ आसियान, बिल्कुल। ILO है, WHO है ना, आसियान। सही। यूएन के कितने ऑर्गन है? अभी हम ऊपर भी लेंगे ऑर्गन कितने हैं। अच्छा, हाँ सही बोली। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? UNCTAD का हेडक्वार्टर क्या है? जेनीवा, क्या है जेनीवा? ये वाला याद करें। ये नहीं था, ये नहीं है। नहीं, स्पेशलाइज एजेंसी में नहीं था, स्पेशलाइज एजेंसी। तो अच्छा अच्छा, तो ये मैंने नहीं, तो देखो स्पेशलाइज एजेंसी तो बहुत है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला दी थी, ठीक है, लेकिन एक बार तुम ट्रेड एंड डेवलपमेंट वाला भी देख लेना। हाँ, इसका जिनीवा है, ठीक है ना, एक बार तुम देख लेना तो मैं दी थी कि नहीं थी। अच्छा ये देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग कब होता है, किस मंथ में? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग बिल्कुल सही बोली। यूएन को कहाँ पे फॉर्म किया गया था? मॉस्को, लंदन, पेरिस, फ्रांस पे। हाँ तो बिल्कुल सही बोली। चलो रिवीजन करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम मुंह से भी पूछेंगे, ठीक है, कुछ में मुंह से भी पूछेंगे। यहाँ से आ जाओ, एक मिनट। इसमें से कौन सा यूएन का एजेंसी? बिल्कुल सही बोली। चलो तो देखो फॉरनर का मतलब क्या? यूएन से पहले कौन आया? यूएन से पहले कौन आया होगा? लीग ऑफ नेशन का फॉरनर है, बिल्कुल सही बोली। 5 जो परमानेंट मेंबर है इसमें कौन कौन है? 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है? बिल्कुल, एक बात याद रखना, जर्मनी कभी नहीं, जर्मनी जाता है, लेकिन जर्मनी को तो ही वर्ल्ड वॉर 2 का रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 का रिस्पॉन्सिबल कौन है? जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी कैसे बनेगा यूएन पर परमानेंट? जो परमानेंट, जैसे इंडिया बनने का, इंडिया बन सकता, इंडिया को पूरा, फिर इंडिया पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है परमानेंट मेंबर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया बिल्कुल पीस है, पीस कंट्री, इंडिया ने कोई वार नहीं करवाया, ठीक है। एक बात, इंडिया ने सब चीज किया जो यूएनओ का पर्पज होता है, लेकिन जर्मनी सबसे बड़ा वर्ल्ड वॉर 2 का ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ये देखो, हालांकि जर्मनी चाहता है कि मुझे बना दिया जाए, लेकिन नहीं बना। यूएन ने कब अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट। उस दिन भी क्वेश्चन में आया था, प्रीवियस है क्वेश्चन। 10 दिसंबर 90। नहीं नहीं, उस दिन हम ये याद कहे थे ना कि यूनिवर्सल यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को कब अडॉप्ट किया गया? उस दिन प्रीवियस क्वेश्चन आया था ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं उस दिन करवाई थी, कोई वाला देखना, तो प्रीवियस क्वेश्चन में बोली थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ कब अडॉप्ट किया था?
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में बोली थी, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 2 में भी आता है, जनरली एग्जाम में भी आता है, बोली थी। तो याद रखना इसका ये डेट जरूर आता है, 10 दिसंबर 19, ठीक है, ऐसे याद रखना। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UHRD। ह्यूमन राइट्स है ना, UDHR है, UDHR बोलते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब आई है? 10 दिसंबर 19। याद कर लेना। एक तुमको मैं और स्टोरी सुनाऊंगी, ये वाला देखो। हम लोग क्या बोलते हैं कि यूएन में कितनी मेंबर कंट्री? 190 को पता है, 190। लेकिन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन मैं सोची कि क्वेश्चन को थोड़ी कराऊंगी, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लास्ट कंट्री कौन है जो यूएन में आके ज्वाइन, वो है साउथ सूडान। कब ज्वाइन हुई थी? 2011 में। साउथ सूडान ने 2011 में आकर यूएनओ का मेंबर बनती है, और जब साउथ सूडान आके यूएन का मेंबर बनती है ना, तो यूएनओ 190, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना हो गया? अब आ गया यहाँ पे देखो, when did India become a member country of the United Nations? यूएनओ का मेंबर कब बनती है? 1945। What is the main objective? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बिल्कुल, बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा। ये वाला मैं तो पहले बता रही थी। He is the first women president यूनाइटेड नेशन। विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर, ठीक है। चलिए एक वैसे ही पढ़ा दी, बाकी ये सॉल्व करो। किसने क्वाइन किया था यूनाइटेड नेशन? हाँ, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोली। वेयर इज द हेड क्वार्टर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? द हेग, नेदरलैंड। वर्ल्ड पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? वर्ल्ड पार्लियामेंट किसको बोलते हैं? किस ऑर्गेन बॉडी को वर्ल्ड पार्लियामेंट? जिसे पूरा वर्ल्ड का मेंबर है। यूएन जनरल में पढ़ाई थी पहला दिन की, वर्ल्ड पार्लियामेंट बोलते हैं जनरल असेंबली होती है, 190 तो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ना, किसको? वर्ल्ड पार्लियामेंट। यूनाइटेड नेशन किस बॉडी को एग्जीक्यूटिव बॉडी बोला जाता है? काम कहाँ पे होता है? पावर किसको सबसे ज्यादा मिला हुआ? एग्जीक्यूटिव पावर किसको मिला होता है? पावर ज्यादा मिला हुआ, पावर किसको मिला हुआ ज्यादा? सेक्रेटरी काउंसिल को, ये हो गया तुम्हारा यूएनओ कंप्लीट। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, रुको अभी मैं मतलब अभी मैं ये नहीं, मतलब कुछ पूछूंगी उसके बाद है। एक सेकंड, मुझे बताना, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड सोशल सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक, सॉरी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इको सॉफ्ट, इको सॉफ्ट। मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर बताओ। अच्छा, इको सॉफ्ट के टोटल हाँ, भूल गई, 54 मेंबर। इको से इको सब में कितने मेंबर है? टोटल 54, ओके। दूसरा, हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा, इनके जो मेंबर बनते हैं ना, इनके जो मेंबर बनते हैं, ठीक है ना, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं और कौन इलेक्ट करता है? ये बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, बस
बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने बार नॉन परमानेंट मेंबर बनी है? नॉन परमानेंट कितने बार? 8 times. करंट कब बनी है? And one. करंट कब बनी? 2021। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, आना मुझे पहले मुझे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे आईसीजे, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? आईसीजे। ठीक, एक सेकंड। टोटल मेंबर कितने होते हैं? टोटल मेंबर, टोटल मेंबर कितने हैं आईसीजे में? टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 जज होते हैं। 15 जज कितने होते हैं? 15 होते हैं, 15 जज होते हैं और 9 साल के लिए elect होते हैं। बिल्कुल, हाँ। एयर कितना है इलेक्टेड? तो 9 ईयर, बिल्कुल सही बोली। इनको इलेक्ट कौन करता है? पूरा, हाँ पूरा, और प्लस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा। बाकी जो लगा मैं पूछ लूँ, ठीक है ना? बाकी ठीक है, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? ये तो हाँ, मुझे वाला क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ, उसका तो कौन वाला? जो जरा हाँ हाँ, एक बार मैं, तुम क्या बोल रही? तुम्हारा आवाज थोड़ा लड़खड़ा कर आ रहा है, क्या बोल रही तू? क्वेश्चन से पूछे ना हमसे। हाँ हाँ, वो पीडीएफ, हाँ पीडीएफ सेंड करना। हाँ बिल्कुल भेज देंगे, तुम लोगों के लिए ही बनाए हैं हम, सोचे करा के भेज देंगे ना, पहले भेज दो तो तुम देख लेती ना, इस वजह से बिल्कुल सेंड कर देंगे। जो प्रैक्टिस करते हैं हाँ बिल्कुल, तुम लोगों के लिए ही है। अब सुनो, कल क्या पढ़ कर आना है? कल तुमको पढ़ के आना है प्रेसिडेंट, ठीक है? कल मैं बता रही हूँ क्या क्या पढ़ के आना है। कल पढ़ के आना है तुमको प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? कल पढ़ के आना है प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दो चीज पढ़ के आना, ठीक है? चलो ये वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, ये लिबरलिज्म से स्टार्ट। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? कल का टॉपिक में लिख दे रही हूँ, प्रेसिडेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा विथ आर्टिकल, विथ आर्टिकल। एक सेकंड, प्रेसिडेंट के साथ तुम इलेक्शन कमीशन मत करो, लोकसभा राज्यसभा कर लो, लोकसभा, हाँ लोकसभा राज्यसभा। हाँ पढ़िए, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। चलो लिबरलिज्म पढ़ते हैं। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म में क्या बोली, जहाँ पे तुम्हारा आईएसएम लग जाएगा ना, जहाँ पे आईएसएम लग जाएगा, जहाँ पे आईएसएम लग जाएगा ना, वो आइडियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है? हाँ, एक हाँ, तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म, लीबर, देखो लीबर इज अ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लीबर से लिया गया। लिबरलिज्म किस वर्ड से लिया गया है? लिबरलिज्म लतीन वर्ड लीबर से लिया गया है, लीबर, जिसका मतलब होता है फ्री मैन, फीमेल। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म का मतलब, लिबरलिज्म कहाँ, कौन से वर्ड से लिया गया है? कौन से वर्ड से लिया गया है?
लिबरलिज्म लातीन वर्ड लीबर से है ना, लातीन वर्ड लीबर से, इसका मतलब क्या है? फ्री मैन। फ्री मैन है ना। Liberalism is also drive of Cuba, the central idea all the word is freedom या liberty। लिबरलिज्म जो वर्ड है ना, जो लीबर है, वो पूरा वो किसके राउंड घूमता है? बस दो ही वर्ड, फ्रीडम और लिबर्टी, इसी के राउंड घूमते फिरते। लतीन वर्ड जो लीबर है ना, उसको दूसरे वर्ड में कैसे डिफाइन किया गया है? मैन हु वेयर नेदर, ना सर्फ ना स्लेव, वो इंसान जो ना तो कभी गुलाम बना हो, ना किसी को सर्व किया हो, ना किसी का गुलाम बना हो, ना किसी का खिदमत किया हो, ना किसी का गुलाम बना हो। बोल रहा है कि लतीन वर्ड, अगर मैं लीबर को डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है फ्री क्लास, है ना, क्लास ऑफ फ्री मैन। दूसरे वर्ड में बोला कि अगर बोले तो क्या ऐसा इंसान मेन जो नेदर नेदर मतलब ना ही, ना तो वो सर्फ हो, ना तो स्लेव हो, ना किसी की वो खिदमत किया हो, ना किसी का गुलाम हो। लिबरलिज्म का मतलब यही, ठीक है। तो वही बात आ रहा फिर, अच्छा वही एक ही बात को पर करो, एक ही बात जो है इस बात। चलो यहाँ से लिबरलिज्म आया कैसे? राइज एंड ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, द क्लब ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब क्या मैं बता रही हूँ। फ्यूडलिज्म को खत्म किया गया, क्लब किया गया, ठीक है। तब आया तुम्हारा क्या? लिबरलिज्म। मेरे बात सुनो, लिबरलिज्म आया कैसे? इसको हटा कर आया, इसको क्लब किया। देखो यहाँ पे लिखा होगा द क्लब ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडल लॉ क्या था? जागीरदारी सिस्टम, है ना। लैंड लॉर्ड लोग क्या करते थे? पूरा जमीन पे कब्जा करके रखते, बंधुआ मजदूर बना के रखते लोगों को, है ना। उसी को फ्यूडल लॉ बोला, फ्यूडलिज्म बोला था। फ्यूडलिज्म किसको बोलेंगे भाई? जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे और वो क्या करते थे? लोगों को सर्फ बना के, गुलाम बना के रखते थे। जबकि अब लिबरलिज्म का डेफिनेशन क्या है? लिबरलिज्म का मतलब वो इंसान जो ना तो किसी का सर्फ हो, ना तो किसी का स्लेव हो। इस वजह से जब लिबरलिज्म आया ना, उन्होंने सबसे पहले किसको हटाया? फ्यूडलिज्म को हटाया। किसको क्लब किया? किसको किसको डिक्लाइन किया? किसको हटाया? फ्यूडलिज्म को हटाया, फ्यूडलिज्म को हटाया। फिर बोल रहा कि ठीक है, ये तो इसको हटा कर आया। इसने चैलेंज किसको किसको किया? एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की या डिवाइन राइट ऑफ किंग। डिवाइन राइट ऑफ किंग समझती हो? डिवाइन राइट ऑफ किंग या डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, ये चीजें जानती है? इसका मतलब क्या है? और मैं बता रही हूँ। डिवाइन राइट ऑफ का मतलब है कि जो किंग है ना, जो किंग, वो गॉड का मैसेंजर है। वो किंग इसलिए बना ना, पहले जब लिबरलिज्म नहीं आया था ना, तो सोसाइटी यही पे based, सारे लोग इसी को फॉलो करते थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग। और वो लोग ही ना किंग को ही गॉड का मैसेंजर समझ रहे थे। बस बस किंग है तो किंग है, किंग का सवाल कोई नहीं। लोग जो है ना, लोग, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ देखो, मेरे बात सुनो, जो लिबरलिज्म आई ना, लिबरलिज्म, इसने किसको क्लॉप किया? फ्यूडलिज्म को। फ्यूडलिज्म हटा। दूसरा, इसने चैलेंज किसको किया? चैलेंज, तो तुमको भी हटना पड़ेगा, इसको चैलेंज किया। इन्होंने चैलेंज किया डिवाइन राइट ऑफ किंग को। डिवाइन राइट ऑफ किंग का मतलब क्या है? जब लोगों के अंदर कोई थिंकिंग नहीं है। देखो, तुमको कोई बोलेगा, तुमको कोई इंसान आके बोलेगा मुझे मानो, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, क्या तुम मान जाओगी? तो कोई आके बोलेगा हम अल्लाह ताला का मैसेंजर, हम लोग मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम लोग दिमाग लगाएंगे कि अरे, माइंड लगाएंगे, अरे ये तो इंसान है। बिल्कुल जैसे हम लोग वैसे वो भी, इसके अंदर तो कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है कि इसको मैसेंजर बोल सकते हैं, है ना। लेकिन डिवाइन राइट ऑफ किंग में क्या बोला जाता है कि जो किंग है ना, किंग, उसको गॉड ने भेजा है, तो खुदा का मैसेंजर है, ये गॉड का मैसेंजर है। उनका हम लोग को हर बात को मानना, ब्लाइंडली फॉलो करके। लेकिन जब लिबरलिज्म आया ना, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, डिवाइन राइट ऑफ कुछ नहीं होता, अपना रीजन यूज करो, रीजन।
माइंड यूज करो, थिंकिंग यूज करो। ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है, जैसे हम लोग है वैसे किंग है, कोई डिवाइन राइट ऑफ किंग वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया, डिवाइन राइट ऑफ किंग को हटाया आकर, उसके बाद फ्यूडलिज्म को हटाया, है ना, इन सब चीजों को इन्होंने हटाया। तो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म आने से लोगों के अंदर क्या आया, अभी बताऊंगी। लिबरलिज्म आने से लोगों के अंदर क्या आया। लिबरलिज्म का थिंकर देखो, जॉन लॉक, इसको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ लिबरलिज्म किसको बोलते हैं, जॉन लॉक। क्योंकि जॉन लॉक ने क्या बोला था, एक ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है ना, वो पैदा होते हैं ना नेचुरली, उनको तीन तरह का राइट मिला हुआ है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। इसलिए जॉन लॉक को हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं। दूसरे थिंकर जो लिबरलिज्म के है ना, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है ये भी लिबरलिज्म के थिंकर है। इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है। लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंडिविजुअलिज्म, अगर तुम इंडिविजुअलिज्म को, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दे रही है, यानी तुम लिबरलिज्म को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो एडम स्मिथ जो थे ना, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म था, ठीक है। इनका बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इनविजिबल हैंड। तो ये भी क्या है, लिबरलिज्म के थिंकर है ना, ये भी क्या है, लिबरलिज्म। अब आ जाओ, लिबरलिज्म आने के दो दो इवेंट है, किस किस के वजह से लिबरलिज्म आया। अमेरिका में एक डिक्लेरेशन आया था, जिसको बोला था डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस। देख लो, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस 1976 में आया था, और एक आया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1788 में। इन दोनों की वजह से ही लिबरलिज्म का प्रोग्रेस हुआ। वो ऐसा इवेंट का नाम बताओ जिसकी वजह से लिबरलिज्म का प्रोग्रेस हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस 1946। तुमको पता है, अमेरिका भी पहले कॉलोनाइज थी, अमेरिका भी पहले कॉलोनाइज थी, ब्रिटिश की कॉलोनाइज, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश से जब इंडिपेंडेंट लिया ना, उन्होंने अनाउंसमेंट किया डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसके बाद फ्रांस में आया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1789। जब फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था ना 1789 में आया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ये हर इंसान को राइट मिलेगा, है ना, लाइफ, लिबर्टी, ये हो। हम लोग जो बोले थे ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये सब वर्ड हम लोग फ्रांस रिवोल्यूशन से लिए थे। और यहाँ ही डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन, बहुत ज्यादा लोगों को राइट देने का बात बोला गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट में। लिबरलिज्म क्या बात करती है, लोगों को राइट देने के बारे में बात करेगी, लोगों को बोलेगी कि आप थिंकिंग यूज कीजिए, रैशनैलिटी यूज कीजिए, ये सब बात बोलेगी। कैपिटलिज्म के बारे में बात करेगी, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करेगी, ये सब। तो हम लोग क्या पढ़े कि जो लिबरलिज्म है वो तो क्लास की, वो फेडरलिज्म को हटाई। हाँ, दूसरा उसने चैलेंज किसको किया, तो डॉक्ट्रिन है ना, डिवाइन राइट ऑफ किंग को उसने चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि दो तरह, ये मेन जो थिंकर है जो तुम्हारे लिबरलिज्म को, वो है जॉन लॉक, फादर ऑफ लिबरलिज्म। एक थिंकर है एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, उनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोलेंगे। तो ऐसा इवेंट जिसकी वजह से लिबरलिज्म आई है वो है डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस 1776। अमेरिका को उसका इंडिपेंडेंस मिली थी। डिक्लेरेशन द राइट ऑफ मैन 1789, फ्रांस रिवोल्यूशन जो हुआ था। इन दोनों प्रोग्रेस की वजह कर, इन दोनों इवेंट की वजह कर लिबरलिज्म का क्या हुआ था, प्रोग्रेस हुआ था। ओके, आ जाओ। अब इसका मेन प्रिंसिपल याद करेंगे कि क्या है आखिर लिबरलिज्म का मतलब क्या है। लिबरलिज्म जो बेस्ड है ना इंडिविजुअलिज्म पर, इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा, मैं स्लेव नहीं हूँ, मैं सर्व भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अपना मन का मालिक, बस। रैशनलिज्म, मेरे माइंड, रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तुम्हारे माइंड में थिंकिंग है, तुम कोई भी चीज को ऐसे ही बस नहीं ऐसे बिलीव करे। तुमको कोई आके बोलेगा, तुम जैसे देखी होगी, जैसे बहुत कोई लोग होता है, जैसे कि हम लोग में भी होता है, हम लोग भी करते हैं बहुत ज्यादा। मौलाना, बहुत सारे मौलाना साहब होते हैं, ठीक है ना, कोई लड़की का शादी नहीं हो रहा, कोई बहुत बीमार है, ये बहुत ही इस तरह से बहुत पैसा ठग लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे तुम अपना माइंड लगाओ ना कि जब मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं दिख रहा, तो यानी ये ठग रहा है, माइंड लगाओ। या कोई पंडित लोग भी होता है इस तरह से, बहुत बोल बोल कर ठगता है लोगों को। मौलाना भी होते बहुत सारे हम लोग में, बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ठगते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अच्छे होते हैं, बहुत सारे ठगते हैं। जैसे कि क्योंकि बगल में एक औरत हमें पहले एक घर में रहते थे, तो वहां पे एक आदमी था, वो पूरा ये देखता था, मतलब देख सुना था, ठीक है। तो वो पूरा सबको पता, पूरा मोहल्ला को पता है कि वो ठग है,
तो वो पैसा कहीं ठगता है। लेकिन ये जुमरात जुमरात में दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से इधर से लोग आते हैं, सब इधर से पूरा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। मोहल्ला में सबको पता है कि वो ठग है, वो ऐसा कुछ नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसके अंदर कहाँ से आ गया गैबी ताकत। नमाज एक होता है ना कि नमाज पढ़ रहा है, तो उसके अंदर तो अपना रैशनैलिटी लगाओ ना, नमाज नहीं पढ़ रहा, अजान के टाइम हो गया और बैठ के देख सुनवाई कर रहा, तो कहाँ से मौलाना रहा ना, कहाँ से तुम्हारे अंदर वो स्पिरिचुअल पावर आ गया। नहीं, तो वो माइंड लगाओ ना, ये लिबरलिज्म बोल रहा करने, ठीक है। तो जब ये जब इंसानों के माइंड में जब ये रैशनलिज्म आया ना, तो उसने डिवाइन राइट ऑफ किंग को बोला बाय बाय टाटा। उन्होंने बोला डिवाइन राइट ऑफ किंग को बाय बाय टाटा, तुम कोई गॉड का मैसेंजर वगैरह नहीं है, मुझे पता है, तुम एक नॉर्मल पर्सन और कुछ नहीं। फिर बोला प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड फ्रीडम। जब लिबरलिज्म आई ना, उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट किया। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सबको सबको फ्रीडम देना। डेमोक्रेसी कंट्री में तुम देखते हो सबको फ्रीडम है ना। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि डेमोक्रेसी वैल्यू को प्रमोट करो, लिबरलिज्म ने बोला। फिर उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करो। इन्होंने फ्री मार्केट, देखो ये तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटिव बात बोला, लेकिन इन्होंने मार्केट से भी रिलेटिव बात बोला। इन्होंने बोला फ्री मार्केट, इंडिविजुअल फ्री मार्केट करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंडिविजुअल ही मार्केट चलाएगा। मार्केट कौन चलाएगा, इंडिविजुअल। फ्री ट्रेड कौन करेगा, इंडिविजुअल। कैपिटलिज्म कौन करेगा, याद रखोगे लिबरलिज्म किसका दीवाना है, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, कैपिटलिज्म, लेजर फेयर, इन सब का दीवाना है। ये बोलता है कि हम इंडिविजुअल को ये सब देंगे, और यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। स्टेट को पावर, गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं कि इंटरफेयर करे, ठीक है। उसके बाद बोले ये प्राइवेट ओनरशिप को पसंद करता है, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे मार्क्सिज्म वाला में, कि मार्क्सिज्म प्राइवेट ओनरशिप को पसंद नहीं करता, पब्लिक ओनरशिप को पसंद करता है ना। प्राइवेट ओनरशिप क्या, किसी एक इंडिविजुअल के पास बहुत ज्यादा पावर है, इंडस्ट्रियलाइज है ना। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या, कि एक बहुत अमीर आदमी है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जैसे टाटा हो गया, उसके बाद तुम्हारा जियो हो गया, ये लोग क्या प्राइवेट ओनरशिप वाले लोग हैं, है ना। लिबरलिज्म इन सबको सपोर्ट करता है, लेकिन लिबरलिज्म लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, मतलब मैं स्टेट का पावर नहीं दूंगा, बस स्टेट का पावर इतना है कि लोगों को आके बस सपोर्ट करो, नेसेसरी पावर, है ना। इंडिविजुअल इंडिविजुअल को राइट है कि वो जो करना चाहे कर ले, अपनी पर्सनैलिटी के डेवलप के लिए जो करना करो, लेकिन इंसान जो है ना वो नेशनल क्रिएचर है, नेशनल, उसके अंदर माइंड है, थिंकिंग है, रीजन है। इंसान कोई बात में मत फंसो, फ्यूडलिज्म या फिर डिवाइड राइट ऑफ किंग, इन सब चीजों पे मत फंसो, बल्कि रैशनलिज्म पे बिलीव करो, प्राइवेट ऑनरशिप करो, अपना खुद का प्राइवेट खड़ा करो, है ना। लिमिटेड गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को पावर नहीं दे रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल को पावर दे रहा हूँ, जो अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जो करना है करो। टाटा, अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जो करना करो। जियो, ठीक है, ये सब ये फीचर के लिए एक एक याद कर लेना, बस एक एक याद करना ना हो जाएगा। रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्री मार्केट, प्राइवेट मार्केट, लिमिटेड गवर्नमेंट, और मैन जो है रैशनल क्रिएचर है, ये सब कौन बोला है, तो लिबरलिज्म, ठीक है। बाकी कंपनी छोटी है लिबरलिज्म, ठीक है, बाकी लिबरलिज्म कंपनी, हाँ ठीक। मैं एक बार फ्लो चार्ट बनाती हूँ, हाँ बना। इसको क्रॉप्स की लिबरलिज्म, चैलेंज किसको की थी, डिवाइन राइट ऑफ किंग, और इन सबको हटाई थी, इसके अगेंस्ट ही बोल दो, है ना, डिवाइन राइट ऑफ। बेस क्या है इसका, किसको सपोर्ट करती है, प्राइवेट ऑनरशिप को, मतलब ये बोलती है इंडिविजुअल, प्राइवेट ऑनरशिप का मतलब क्या, किसी इंडिविजुअल का पास प्राइवेट होना, है ना, प्राइवेट ऑनर। इसके बाद क्या बोलती है, रैशनलिज्म, लोगों में इंसान पैदा हुआ है ना, तो उसके अंदर माइंड है कि वो रैशनल क्रिएशन है, सॉरी रैशनल क्रिएचर है, वो पैदा हुआ है तो उसके माइंड में ही, पैदा होने के साथ ही उसको थिंकिंग मिला है, रैशनलिटी मिला हुआ है, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, देख लो लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करता है,
फ्रीडम को सपोर्ट करता है। इसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट ऑनरशिप हो गया, फैशन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, फ्रीडम हो गया, है ना, ये सब चीज ठीक है ना, समझ में आ गया। बस यही यार कुछ इससे थिंकर देख लो। अच्छा, इसका टैग भी है लेकिन एग्जाम में नहीं दिया हुआ टैग। टैग तुम्हारा नहीं है सिलेबस में। इसका दो टैग है, एक क्लासिकल लिबरलिज्म और एक है तुम्हारा मॉडर्न, जो कि टैग दिया नहीं, सिर्फ खाली लिखा हुआ लिबरलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, इसी में सिर्फ लिबरलिज्म पढ़ा है। ठीक, चलो आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है ना। मैं अभी भेज दे रही हूँ।